बुद्ध वचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह विषय है भारत का संविधान निर्माण और शंकराचार्य की टिप्पणी। अभी कुछ दिन पहले जो आजकल विवादित शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की है भारत के संविधान के निर्माताओं के संबंध में, और उनका ऐसा मत रहा कि संविधान को बनाने में सारा श्रेय और सारा योगदान श्री बी.एन. राव का है, जबकि अन्य लोग अनावश्यक रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उसका श्रेय देते हैं, जो कि गलत है। अब श्री शंकराचार्य जी की इस टिप्पणी को एक अधिवक्ता की हैसियत से मेरे लिए खोज का विषय रहा कि मैं इस विषय का अध्ययन करूं और इस पर वास्तविक दृष्टिकोण को रखूं। कैबिनेट मिशन का नाम सभी ने सुना होगा, जो विधि के छात्र हैं या भारतीय संविधान के संबंध में विशेष रुचि रखते हैं। उनको पता है कि भारत की स्वतंत्रता के संदर्भ में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ही ये घोषणा हो गई थी कि जो देश स्वतंत्र होना चाहते हैं उनको स्वतंत्र किया जाएगा। इसी नीति के तहत ब्रिटेन ने भी भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय लिया और 1946 में संविधान बनाने के लिए बी.एन. राव को नियुक्त किया गया। उस समिति में जो ब्रिटिश इंडिया के जो प्रतिनिधि थे, जिनकी संख्या 389 थी, वो उसमें सम्मिलित थे। साथ में बी.एन. राव जी भी थे। मुझे इस बात को कहना पड़ेगा, 1946 से लेकर 47 के बीच श्री बी.एन. राव भारत का संविधान निर्माण नहीं कर सके। कारण और परिस्थितियां जो भी रही हो, कांग्रेस और मुस्लिम लीग तमाम आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि 1947 में अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद कर दिया, और जिन शर्तों पर आज़ाद किया वो शर्तें भारत के लिए दुखमय रहीं, क्योंकि उसके बाद जो है, जो पाकिस्तान समर्थक जो थे हमारे रियासतदार लोग, वो पाकिस्तान में सम्मिलित हो गए। ऐसे संख्या घटकर 90 संख्या घटकर 299 के आसपास रह गई। तो इस तरह से हम देखते हैं, यदि बी.एन. राव ने संविधान का निर्माण 1947 यानी भारत से के आज़ाद होने से पहले कर दिया होता और सभी लोग इस पर सहमत हो गए होते, तो ऐसी दशा में भारत का विभाजन नहीं होता। तो बी.एन. राव भारत का संविधान भारत की आज़ादी से पहले बनाने में सक्षम नहीं रहे। इस वजह से भारत के विभाजन की नीति पड़ी और भारत को विभाजित होना पड़ा। तो मिस्टर शंकराचार्य हमारे क्या इस बात को स्वीकार करेंगे कि अगर बी.एन. राव ने भारत का संविधान भारत के विभाजन से पहले या भारत के आज़ाद होने से पहले तैयार कर दिया होता, जिसे सभी रियासतें स्वीकार कर लेती, तो भारत का विभाजन नहीं होता। लेकिन वो संविधान को अंतिम रूप नहीं दे पाए और उसी का परिणाम यह हुआ कि भारत का विभाजन हुआ। भारत के विभाजन के बाद और भारत के स्वतंत्र होने के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया, लेकिन जो काम बी.एन. राव कर चुके थे, 243 अनुच्छेद उन्होंने संकलित किए थे, 13 समितियों बनाई थी, उनका बाबा साहब ने पुनः अध्ययन किया, जिसमें कहते हैं कि 11 देशों के संविधानों का उसमें योगदान रहा, उनको संकलित किया गया। तो इस आधार पर बी.एन. राव ने एक बड़ा काम किया, लेकिन जो समन्वय की भावना होनी चाहिए, जो देश को जोड़ने की भावना होनी चाहिए, वो ब्राह्मणों में कभी रही नहीं।
शंकराचार्य में भी दिखाई नहीं देती। और बी.एन. राव तो खुद ब्राह्मण समाज से आते थे, तो ब्राह्मण समाज से आने के कारण वो संविधान में उस तरह की व्यवस्थाएं करना चाहते होंगे जिन्हें नहीं कर पाए, जो ब्राह्मण समाज के हित में हो। तो इसी वजह से एक जो संविधान सभा थी वो एक मत नहीं हो पाई, और भारत के संविधान का निर्माण आज़ादी से पहले नहीं हो पाया। इस बात को जो बचे हुए हमारे संविधान सभा के 299 लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि बी.एन. राव कुछ असहज हैं और भारत के संविधान को निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा इस कार्य को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को दिया जाए। क्योंकि अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को इस संविधान को बनाने का कार्य नहीं दिया गया तो संभावना है कि भारत का एक और विभाजन हो जाए। तो भारत के एक और विभाजन को रोकने के लिए जो तत्कालीन कांग्रेस थी और भारत के अन्य प्रतिनिधि थे, उन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान सभा में लाना उचित समझा और उनको संविधान सभा में लाकर इस दायित्व को दिया। क्या शंकराचार्य जी इस चीज़ को स्वीकार करेंगे कि ये बी.एन. राव जी की अयोग्यता थी? क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो लिखित में नहीं आती, संवाद के रूप में होती हैं, जो संवाद के रूप में है और बंद कमरे में है, दो लोगों के बीच की बातें हैं, जिसे हम एक अधिवक्ता की हैसियत से, जो साक्ष्यों के आधार पर बाल की खाल निकालने का जो हमारी आदत है, एक अधिवक्ता की जो आदत होती है, उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ कि अगर बी.एन. राव जी संविधान का निर्माण आज़ादी से पहले नहीं कर पाए और जो संविधान सभा के अन्य लोग थे उन्होंने ये महसूस किया कि बी.एन. राव इस कार्य को नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तो बाबा साहब को लाया गया। और बाबा साहब को लाया गया, बाबा साहब ने इस कार्य को पूर्ण किया और इस कार्य को पूर्ण करने में जो उनका योगदान था, तो पहले तो जो उन्होंने चीज़ें बी.एन. राव ने कलेक्ट की थी उसका अध्ययन किया और उसमें से जो चीज़ें, जो सोच भारतीय परिवेश को समाहित करने की, वो चीज़ें उसमें सम्मिलित नहीं थी। भारत की आत्मा उसमें थी ही नहीं, इसलिए भारत नहीं बन सका। बाबा साहब के संविधान निर्माण में भारत की आत्मा को जोड़ दिया गया। तो जो ढांचा, जो शरीर तैयार किया था बी.एन. राव ने, वो चीज़ें जो है उसमें आत्मा की कमी थी और इस आत्मा को डालने वाले बाबा साहब हैं, जिन्होंने 52 अनुच्छेद और जोड़े। इस तरह से 52 अनुच्छेद जुड़ने के बाद हमारा संपूर्ण संविधान तैयार होता है। तो शंकराचार्य जी को इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए एक ब्राह्मण की हैसियत से, और ब्राह्मण व्यक्ति का जो पक्ष ले रहे हैं, क्योंकि उनको शायद कहीं पर अंदर ये भाव हो कि डॉक्टर अंबेडकर को दलित है और दलित को एक संविधान बनाने का मौका दिया। क्योंकि अभी जो बातचीत हो रही थी, जिन्होंने कथावाचकों की आलोचना करते समय इस बात को शंकराचार्य ने उठाया कि केवल कथावाचन का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों के पास है। यानी ब्राह्मण सोच की मानसिकता वाले शंकराचार्य अखंड भारत का निर्माण कैसे कर सकते हैं? तो आदि शंकराचार्य की बात अलग है कि उन्होंने 4 मठ बनाए और भारत को एकीकृत करने की कोशिश की, लेकिन आज तो चारों शंकराचार्य एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उनमें समन्वय की भावना ही नहीं है। तो जो भारत को एक रखने के बारे में सोच ही नहीं सकते, चारों शंकराचार्य एक नहीं हो सकते, ऐसी दशा में वो इस तरह की विभेदकारी बातें करेंगे ही करेंगे। तो और यदि कुछ दलित, भ्रमित दलित लोग जी बाबा साहब का अपमान करते हैं, उनके ज्ञान में भी, उनके संज्ञान में भी डाल दूं, अगर बाबा साहब ने संविधान सभा में ना आए होते और संविधान का निर्माण ना किया होता तो दलितों को अधिकार नहीं मिलते। ये सारा संविधान अल्टीमेटली एक प्रशासकीय कानून होता जो राजतंत्र का समर्थक होता और कहीं ना कहीं वो मनुवाद को प्रभावी करने वाला होता। दलितों को अधिकार नहीं मिलते, इस बात को पटेल ने भी समझा, नेहरू ने भी समझा और हमारे जो प्रमुख समितियां थीं उन्होंने भी समझा। इसलिए कहीं ना कहीं बी.एन. राव को संविधान के एक सलाहकार के रूप में रखा तो गया, लेकिन अंतिम रूप से उनको जो है स्वीकार नहीं किया गया जो काम बाबा साहब को दिया गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर नई
बातों के साथ, कुछ नई शोध के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। सबका मंगल हो, कल्याण हो। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं।